पहली बार 30 साल के बाद कश्मीर में टूरिस्ट जो घूमने गए, कुछ हनीमून पर गए, कुछ छुट्टियां मनाने गए, कुछ का सपना था कश्मीर देखना, और उन बेकसूर निहत्थे लोगों को जिस तरीके से मारा गया, और ये खबर मैं लगातार हॉस्पिटल में बैठकर देख रहा हूँ और पता कर रहा हूँ। एक तरफ ये पहलगाम से खबर आ रही है और दूसरी तरफ मैं इत्तेफाक से उसी दिन सर्जरी थी 22 अप्रैल को वाई की, तो मैं एक ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर से दूसरे, कभी वार्ड कभी इधर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, तमाम लोग थे। तो उसमें से बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर भी थे, बहुत सारे लोग थे जो पहचान गए। तो एक ही सवाल था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। उनको ये उम्मीद थी कि शायद मैं सारी डिटेल उन्हें बताऊं। और फिर उन लोगों ने कुछ बातें की और ये पूरी जो 22 अप्रैल की तारीख थी कुछ यूँ गुजरी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ओटी के बाद बहुत सारे रिलेटिव खड़े अलग अलग, जिनकी ऑपरेशन की बारी आनी है, परेशान, कुछ डरे सहमे से लोग, पता नहीं क्या होगा। उधर नर्स, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, वो सब कोशिश में है कि जितने भी लोग आए उनको मायूस ना करूं, मरीज़ को अच्छा करूं। तो सभी मिलजुल कर एक आदमी को बचाने के लिए, एक जान बचाने के लिए एक पूरा अमला, एक पूरे टीम लगी हुई है। डॉक्टरों की हो, अलग अलग डिपार्टमेंट की हो, नर्सिंग स्टाफ की हो, रूम साफ़ करने वाले की हो, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, हर एक की। मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, एक आदमी की जान बचाने के लिए पूरी मेहनत ईमानदारी से लगे हुए हैं, जिसको वो जानते भी नहीं है, जिसकी ज़िंदगी मौत से शायद कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेदारी ये है कि जो भी उनके पास है उनकी ज़िंदगी बचाओ। तो एक तरफ मैं उस माहौल में 2 दिन और देख रहा हूँ कि कैसे लोग परेशान हाल, रोते हुए भी, कुछ सीरियस वाले भी आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और पूरे हॉस्पिटल की टीम सर गंगाराम की वो लगी हुई उन्हें बचाने के लिए। और दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में बैठकर मैं ये टीवी पर और मोबाइल पर ये खबर देख रहे हैं कि नौजवान, नए नए शादीशुदा जोड़े, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े, औरतें, वो सब घूमने के लिए गई हैं। कोई बीमार नहीं है, सब तंदुरुस्त हैं, और उन्हें कुछ हैवान लगातार उन पर गोलियां बरसा रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। ये 2 चीज़ें एक साथ मुझे उस दिन, चूँकि काम था नहीं तो ये और गहराई से सोचने का मौका मिला। फिर लगा कि ये है क्या। ये बहुत सारे, मुझसे एक नर्सिंग स्टाफ ने पूछा भी कि सर आपने आतंकवादी तो देखा होगा, आपके 1-2 इंटरव्यू भी देखे मैंने, वो कैसे होते हैं। मेरे पास जवाब ही नहीं था कि कैसे होते हैं। जिनसे कोई मतलब नहीं, जिनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं, जिसको आप जानते तक नहीं हो, आप कैसे उनके साथ इस तरीके के सलूक कर सकते हो। मतलब इसके लिए शब्द ही नहीं है कि इंसान क्या और कैसे हो सकता है। जिन लोगों पे बीती, जो 26 जाने गई, आप उनके परिवार की सिर्फ हालत देखें, पूरी ज़िंदगी उजड़ गई उनकी, और शायद जब तक वो लोग जिएंगे जो परिवार में बचे हैं, इस 22 अप्रैल की तारीख को नहीं भूलेंगे। उनका गुस्सा, उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह जायज़, लेकिन ऐसे हैवानों का क्या कीजिएगा। सभ्य समाज की एक यही मजबूरी होती है कि इनको आप सभ्यता के साथ ही, गाइडलाइंस के हिसाब से, कानून के हिसाब से ही सज़ा दे सकते हैं, लेकिन वो लोग इन चीज़ों को कहाँ मानते हैं। जो पहलगाम में हुआ और कैसे हुआ, ये पूरी डिटेल के साथ, चूँकि ये मुझे लगा हॉस्पिटल की ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। 30 साल पहले पहली बार, या शायद आखिरी बार, कश्मीर में टूरिस्ट पर हमला हुआ था। बल्कि हमला क्या, एक साथ 6 टूरिस्ट और उनके साथ 2 गाइड थे। तारीख थी 4 जुलाई 1995, 4 जुलाई 1995। 6 टूरिस्ट कश्मीर घूमने गए थे। उनमें से 2 अमेरिकन थे, 2 ब्रिटिश थे, एक जर्मन स्टूडेंट था और एक नॉर्वे के एक्टर थे। ये 6 लोग थे। 6 के 6 लोगों का एक ग्रुप था, 2 गाइड थे, और उनको इसी पहलगाम पे घुमाने ले गए थे। 4 जुलाई 1995 को ये भी लोग पहलगाम की उसी घाटी में थे, तभी करीब 40 टेररिस्ट आए, और उन 40 के 40 टेररिस्ट ने गन पॉइंट पे इन सभी को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद ये उन्हें अपने साथ ले गए। इसके बाद उन्होंने सरकार से मांग की कि अगर उस वक्त जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर, जिसे बाद में कांधार में छोड़ा गया था, उस वक्त वो जेल में था। कांधार हाईजैकिंग से पहले एक कोशिश मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाने की इसी इंसिडेंट से हुई थी, 1995, 4 जुलाई।
तो इन 6 विदेशी टूरिस्ट के बदले में आतंकवादियों को लगा इसमें अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, जर्मन भी हैं, नॉर्वे के भी हैं, तो भारत सरकार पर दबाव पड़ेगा और वो छोड़ देंगे, तो ले गए उठाकर। इसके बाद नेगोशिएशन शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, लेकिन महीना बीत गया, कुछ ब्रेकआउट हुआ नहीं। 13 अगस्त 1995 को फिर पहली बार जो नॉर्वे के एक्टर थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रो, इनकी लाश पहलगाम से दूर एक जगह पड़ी हुई मिली। सर गायब था, सर कहीं और पड़ा हुआ था। 6 टूरिस्ट में से एक को मार दिया गया था। इसके बाद अब और तेजी आई बातचीत के लिए, बहुत सारे बीच में मीडिएटर भी पड़े, पर कोई फायदा नहीं। नॉर्वे की इस टूरिस्ट की मौत के 4 दिन के बाद 17 अगस्त 1995 को इनमें से एक जो अमेरिकन सिटीजन था जॉन चिल्ड्स, ये किसी तरह से आतंकवादियों को चकमा देकर उनके चंगुल से निकल भागने में कामयाब रहे। 17 अगस्त को 4 जुलाई 1995 को इनका किडनैप हुआ था। 13 अगस्त को नॉर्वे के सिटीजन को मार दिया गया। उसके 4 दिन बाद 17 अगस्त को ये अमेरिकन किसी तरह से निकल भागे। अब बचे 4 बंधक जो चारों विदेशी थे। इसके बाद कोशिश शुरू हुई। बाद में एक बयान आता है आतंकवादियों का कि अब हम, सरकार इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। 95 की वो तारीख है, आज 2025 में हम बैठे हैं, 30 साल हो गए हैं। बाकी के 4 बंधकों का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। बट यही है, क्योंकि वो कभी लौट कर गए नहीं घर, कभी अपने फैमिली से बात नहीं की, तो इशारा साफ था। उन 4 के 4 लोगों को मार दिया गया। इसके बाद एक ऑपरेशन चला था उसी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पहलगाम के इर्द गिर्द के जंगलों में, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 30 साल के बाद इसी पहलगाम में 22 अप्रैल को 5 से 6 आतंकवादी उस जगह पर पहुंचते हैं जो पहलगाम का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे सैलानी अमूमन चाय पीने, कहवा पीने, कोल्ड ड्रिंक लेने, रिफ्रेशमेंट लेने के लिए आते हैं। वहाँ कुर्सियाँ भी होती हैं, आप बैठे हैं, थोड़ा पास में नहर बह रही है, उसे देखें, खूबसूरत मंजर है। कई बार मैं इस जगह पर गया हूँ पहलगाम में। तो 22 अप्रैल को भी ये लोग पहुँचे थे और अचानक गोलियाँ चलने लगती हैं। ये लोग कौन थे, कैसे आए, जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है वही कहानी आज आपके सामने है। असल में ये जो पहलगाम का एरिया है, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और जंगल भी ऐसे नहीं, घने जंगल। इन जंगलों के ऊपर की खासियत यह है कि सर्दी के महीने में यहाँ बर्फ़ पड़ती है, 10 फुट गहरी तक बर्फ़ हो जाती है। तो सर्दियों में इस बर्फ़ के बीच में रहना बड़ा मुश्किल होता है इंसानी ज़िंदगी का। टेररिस्ट के लिए सबसे सेफ जगह मानी जाती है जंगल, और ये जंगल भी इतना फैला हुआ है कि ये पहलगाम से होते हुए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के त्राल तक चला जाए। तो जब सर्दी पड़नी शुरू होती है तो इस जंगल में जितने भी आतंकवादी पनाह लिए होते हैं वो नीचे उतर जाते हैं। कुछ जो सरहद पार से आते हैं वो सरहद पार लौट जाते हैं, जो लोकल हैं वो लोकल अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। जैसे ही सर्दी ख़त्म है और अब गर्मी की आमद, अब गर्मी शुरू होने वाली होती है, सरहद पार से घुसपैठ शुरू होती है और ये आतंकवादी जंगल में पहुंच जाते हैं। इनकी पूरी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि न ये सड़क का इस्तेमाल करते हैं, न गाड़ियों में चलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कश्मीर घाटी में जगह जगह नाकाबंदी है, वहाँ पे फोर्सेस लगी हुई हैं और आप पकड़ में आ सकते हो। तो इनकी ट्रेनिंग इस बात की होती है कि जब तुम सरहद पार से जाओगे तो तुम्हें पैदल चलना है और ये पूरा सफ़र पैदल ही काटना है। और इन्हें जंगलों में चलने की ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ ही ये भी कि जंगल में कैसे तेज़ कदम से आप चलोगे ताकि जो बाकी फोर्सेस हैं उनसे तुम आगे रहो, क्योंकि जंगल और इस पहाड़ पर गाड़ियाँ तो चल नहीं सकती। तो आपके पीछे अगर पुलिस या मिलिट्री या फोर्स भी लगी होगी तो वो भी उसी तरह से आपके पीछे पैदल पैदल आएगी। तो इनको बाकायदा पैदल चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। एवरेज 10 मिनट में बहुत आराम से बिना तेज़ भागे हुए ये 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं। घने जंगल की बात कर रहा हूँ मैं, सीधी सीधी सड़क वाली नहीं, टेढ़ी मेढ़ी जो रास्ते होते हैं उसमें 10 मिनट में 1 किलोमीटर इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। पाकिस्तान से 3 आतंकवादी लास्ट ईयर के एंड में पहुंचे यहाँ पर, जो स्केच बने। इन 3 आतंकवादियों, इन्हीं तीनों का अभी तक चेहरा हमारे पास है, यानी हमारी एजेंसियों के पास है। इनमें से एक का नाम है अबू तलहा, दूसरे का नाम है आसिफ फौजी और तीसरे का नाम है सुलेमान शाह। शायद अक्टूबर एंड में ये लोग सरहद पार से पहुंचे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा बर्फबारी और ये हो जाती। अब ये नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये जंगल होते हुए जो कुछ बस्तियां होती हैं जहाँ इनके लोकल हैंडलर्स होते हैं, ये उन तक पहुँचते हैं। तो ये लोग पहले नीचे ही रहे। इसके बाद जैसे ही ठंड ख़त्म हुई, अब फरवरी के बाद गर्मी शुरू हुई, तो ये अब तक
इनके छुपे होने का जो ठिकाना था वो त्राल की तरफ था। फिर ये वहाँ से निकलते हैं। एक लास्ट ईयर अंडर टनल में एक आतंकवादी हमला हुआ था, शायद अक्टूबर में ही 7 लोगों की मौत हुई थी। ये जो आतंकवादी का ग्रुप था पाकिस्तान से आया था, शक यही है कि ये इन्हीं का काम था। उस हमले के बाद ये तराल से होते हुए इधर पहुंचते हैं पहलगाम की तरफ। पहलगाम की तरफ आते हैं और छुपे रहते हैं। जंगलों में ढूंढना इन्हें बेहद मुश्किल काम है। ये अपने पास कोई गैजेट भी नहीं रखते सिवाय हथियार के। गैजेट न रखने से किसी भी तरह का, जैसे फ़ोन या कोई और ऐसी चीज़, ये पता ही नहीं चलता कि इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ है। इनको जब जब किसी से कांटेक्ट करना होता है, इनकी पहले से ही फिक्स होता है कि ये कहाँ पे होगा, कहाँ मैसेज देंगे, किस पॉइंट पे मिलेंगे, क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं। यहाँ तक इनकी ट्रेनिंग का पार्ट इनका खाना पीना भी होता है कि अगर जंगल में है तो जंगली चीज़ ही खाओगे। इनको ट्रेनिंग जो दी जाती है ख़ास तौर पर, ये जो जिस ग्रुप ने क्लेम किया है द रेजिस्टेंस फोर्स TRF, पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग देती है। ये लश्कर तैयबा का ही एक विंग है TRF, जिसने क्लेम किया है इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और ये बहुत पुराना संगठन नहीं है, 2019 में इसका गठन हुआ, जब कश्मीर को स्टेट से हटाकर और वहाँ 370 वाली बात आई। उसी के बाद 2019 में ख़ास तौर पर इसी 370 के ख़िलाफ़ इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया गया। सोशल मीडिया का सहारा लेकर कश्मीर के नौजवानों को ये गुमराह करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने की कोशिश करते हैं। शेख सज्जाद इस TRF का हेड है, जो इस वक्त पाकिस्तान में और वहीं से इसको ऑपरेट करता है। तो उसने इस TRF के 3 लोगों को भेजा इंडिया। अब ये जंगल में भटक रहे हैं, सड़क के रास्ते चल नहीं रहे, गाड़ियाँ ये इस्तेमाल करते नहीं हैं, और चलते चलते आखिरकार ये त्राल से पहलगाम तक पहुँचते हैं। अब ये पहलगाम के जंगलों में है। यहाँ पे 2 रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट ये है कि जो इनको इस बार भेजा गया इन 3 लोगों को, इनका टारगेट ये था कि जो जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, पहलगाम उसका मेन बेस कैंप है। पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। क्योंकि मेन बेस कैंप है तो वहाँ पहुँचना होता है। तो इनका ये था कि तुमको मेन बेस कैंप के पर जाकर कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देना है। लेकिन जुलाई में अभी वक्त है, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी मई जून जुलाई लगभग 3 महीने, दो महीने से ज़्यादा। अभी उसी पहलगाम के जंगल के ऊपर है। टूरिस्ट पर चूँकि 30 साल के बाद कभी हमला हुआ नहीं, तो जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां थी वो इसको लेकर अलर्ट नहीं थी। उसकी वजह ये है कि टूरिस्ट स्पॉट जितने भी कश्मीर के हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, श्रीनगर हो, श्रीनगर में तो खैर फोर्स वैसे रहती है, तो कभी निशाना नहीं बनाया गया। तो एक तो वो इस बात को लेकर बेफिक्र है। दूसरी बात ये कि पिछले कुछ वक्त से करीब 1.5 साल के अंदर जितने भी टेररिस्ट आउटफिट या ग्रुप थे, ख़ासतौर पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, इसी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये पहलगाम पड़ता है, तो वहाँ ज़ीरो एक्टिविटी की रिपोर्ट थी कि अब कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई आतंकवादी इस पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अब एक्टिव है ही नहीं। रिपोर्ट थी कि कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर के पार्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन उनकी भी रिपोर्ट ये थी कि उनकी प्लानिंग जो है वो अब कश्मीर में, जैसे रेलवे का आपने देखा होगा कि एक जाल बिछ रही है कि रेलवे को निशाना बनाना, या गैर कश्मीरी कर्मचारी जो एम्प्लॉई वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो या अलग अलग फील्ड में, तो गैर कश्मीरियों कर्मचारियों को निशाना बनाना या वहाँ के रेलवे पर अटैक करना, ये उनके टारगेट की रिपोर्ट थी हमारी खुफिया एजेंसियों को। लेकिन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की तमाम खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं थी कि किसी टूरिस्ट स्पॉट को भी निशाना बनाया जा सकता है। और 95 का जो आपको इंसिडेंट बताया विदेशियों का, उसके बाद से बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए कश्मीर में, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट को निशाना नहीं बनाया गया, टूरिस्टों को निशाना नहीं बनाया गया। उसकी वजह एक ये भी है कि इसमें 3 पाकिस्तानी थे, लेकिन साथ में 2 लोकल कश्मीरी टेररिस्ट भी इन्वॉल्व थे। और ये 2 वो थे जो 2017 में पाकिस्तान गए, उन्होंने बाकायदा TRF के मेंबर के साथ ट्रेनिंग ली, और लास्ट ईयर यानी 2024 में ये वापस लौटे। और वापस जो लौटे तो अंदेशा यही है कि इन 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ ही ये लौटे, इनके लोकल गाइड बनकर, क्योंकि इन्हें पता था जंगल का रास्ता, कहाँ से निकलना, कहाँ उतरना, कहाँ छुपना है, कहाँ गुम होना है। तो लास्ट ईयर ये लौटे थे। तो इसके बाद अब ये पहलगाम के पास थे। सुरक्षा एजेंसियों के पास कोई इनपुट नहीं थी, क्योंकि टूरिस्ट के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, और पहलगाम जैसा ख़ासतौर पर जहाँ हमेशा भीड़ होती है। अब ये जो इलाका था जहाँ पर ये सारे टूरिस्ट जमा हुए थे, ये घाटी का एक हिस्सा है उसी पहलगाम का। यहाँ जाने के लिए सिर्फ आप या तो पैदल जा सकते हैं
या आप घोड़े पे जा सकते हैं, जो वहाँ खच्चर चलते हैं कश्मीर में, श्रीनगर में। तो वो सारे जो उन्हीं दो ज़रिए से, गाड़ियाँ चल नहीं सकती क्योंकि आपको जंगल है, पहाड़ी है, पत्थर है, तो पैदल चलने का रास्ता नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर इस इलाके में कुछ होता है तो वहाँ पे फोर्सेस, पुलिस, आर्मी को भी पहुँचने में वक्त लगेगा, क्योंकि वहाँ उस तरीके से आप गाड़ियाँ लेकर जा ही नहीं सकते, दौड़ा ही नहीं सकते। तो पहलगाम एक काफ़ी बड़ा इलाका, बहुत सारे लोग किसी नदी के किनारे होते हैं, कहीं किसी और स्पॉट पर होते हैं। ये जिस स्पॉट को इन्होंने चुना वो स्पॉट ऐसा था कि वहाँ पे लोग जब घूमने आते, थक जाते, तो वहाँ स्नैक्स के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए चाय, कॉफ़ी, कहवा, कोल्ड ड्रिंक या फिर बाकी कुछ खाने पीने के लिए, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, बाकायदा वहाँ कुर्सियाँ लगी थी, लोग वहाँ पे फोटोग्राफी करते, सीनरी अच्छी थी, तो वहाँ पे एक साथ जमा होते। वरना टूरिस्ट ये होता है कि एक का ग्रुप उधर, एक उधर, सब बिखरे होते थे। ये वो जगह थी जहाँ पर एक साथ इकट्ठा होते थे, ये उन्हें पता था। और इत्तेफाक से इसी स्पॉट से थोड़ा ऊपर ये पहाड़ी के जंगलों में छुपे हुए थे। इन्होंने उतरने के बाद शायद जो लोकल थे, रेकी भी की, रेकी करने के बाद इन्होंने ये तय किया अब ये नीचे उतरे तो उस वक्त बहुत सारे सैलानी थे, टूरिस्ट थे। अब इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। एक नया ट्रेंड ये हो गया कि आजकल टेररिस्ट अटैक के दौरान जो टेररिस्ट होते हैं वो बॉडी कैमरा लिए होते हैं, बॉडी कैमरा पहने होते हैं, अपने हथियार पर कैमरा लगा देते हैं ताकि वो जो कर रहे हैं वो शूट कर सकें। एक तो शूट कर रहे हैं और दूसरा कैमरे में शूट करें, इसलिए करें ताकि आगे चलकर उसका प्रोपेगेंडा कर सकें, प्रचार प्रसार कर सकें अपने संगठन का। तो यहाँ भी ये लोग लेकर चले, बॉडी कैमरा भी था, इनके गन पे भी कैमरा था, हथियार पर। लेकिन सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं इस शूट आउट के बाद की, उनमें से उस बॉडी कैमरे की तस्वीरें शायद नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो सब दूसरी तस्वीरें हैं। टेररिस्ट के बॉडी कैमरा या फिर उनके हथियार से लिए गए वो तस्वीर नहीं है। अब जब ये शूट कर रहे थे तो चूँकि बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, जो वहाँ के कर्मचारी थे, मुलाजिम थे, वो भी थे, लोकल कश्मीरी भी थे, गाइड भी थे, घोड़े वाला भी था, सैलानी भी थे, तो वो आपस में बात भी कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से गोली चलाते वक्त। तो जो बात कर रहे थे 5 लोग, उनमें से 3 की बोली और भाषा एक जैसी थी और 2 की एक जैसी थी। जो 3 मेन टेररिस्ट बात कर रहे थे, उर्दू में बात कर रहे थे, वो उर्दू जो पाकिस्तान में बोली जाती है, वैसी उर्दू हमारे देश में भी नहीं बोली जाती, इंडिया में। तो उनकी बोलचाल से वहाँ के लोकल कश्मीरी को ये पता चल गया था कि ये पाकिस्तानी है और ये कश्मीरी नहीं है। लेकिन जो 2 बाकी थे, जो बाकी बचे हुए 2, वो बात कर रहे थे कश्मीरी और वो भी लोकल कश्मीरी। तो बाकी जो वहाँ पे लोकल कश्मीरी थे, उन्होंने उन दोनों की बोलचाल से ये पकड़ लिया कि ये लोकल है। इसीलिए इंसिडेंट के बाद जब पूछताछ हुई और सारे चश्मदीदों को बुलाए गए, तब पहली बार ये खुलासा हुआ कि इस अटैक में 2 लोकल मिलिटेंट शामिल थे और वो दोनों कश्मीरी थे, जबकि 3 पाकिस्तानी थे। और फिर चश्मदीदों के हवाले से ही उनके स्केच बनाए गए। अब ये सब हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जब ये हमला हुआ, मुश्किल से 10 मिनट में उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और 10 मिनट के बाद ये जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से उन्हें पता था कि 10 मिनट के बाद यहाँ पे फोर्सेस भी पहुँचेगी, बाकी चीज़ें भी होंगी। तो उसी पहलगाम से उसी जंगल के अंदर दाखिल हो गए और जंगल के अंदर घुसने के बाद ये वहाँ से गुम। अब हमारी फोर्सेस और बाकी लोगों के सामने दिक्कत ये होती है कि चूँकि जंगल में ये लोगों को चलने की पूरी ट्रेनिंग है, आदि हैं, और कई बार मुखबिर ने खबर दी कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट के होने की कि इस वक्त अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के किसी जंगल में, वो तराल में है, वो सोनमर्ग की तरफ उधर से आगे हैं, कहीं और है। लेकिन जब तक ये खबर मिलती है और हमारी टीम वहाँ पहुँचती है, तब तक ये अपनी जगह बदल चुके होते हैं और जगह बहुत तेज़ी से बदलते हैं, क्योंकि अगर 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं तो आप समझिए। और जब ऐसे सिचुएशन में खुद टेररिस्ट को पता चलता है कि फोर्सेस को भनक लग गई, वो आ रहे हैं, तो यार ऊंचाई की तरफ जाते हैं और ऊंचाई की तरफ जाना और मुश्किल होता है। नहीं, ये भी ट्रेनिंग होती है कि -10 डिग्री टेम्परेचर में भी उस जगह को छोड़ते नहीं और वहाँ सर्वाइव करते हैं। तो इस वक्त भी यही है रिपोर्ट आखिरी कि ये लोग जंगल में हैं, लेकिन ये जंगल इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि जंगल को खंगालने में ही काफ़ी वक्त लग जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि खाने पीने या बाकी की चीज़ें लेने के लिए लोग नीचे आएंगे, लेकिन इनकी ट्रेनिंग का पार्ट ये भी है कि खाना पीना भी ये सब जंगल के हिसाब से कर लेंगे। तो हमारी जो मिलिट्री की टीम है, हमारी जो बाकी टीमें हैं, इस वक्त जंगल में भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। 22 को ही ये हुआ था, आज 24 है, काफ़ी घंटे बीत चुके हैं। तो ये किस किस रूट से कहाँ या कितने ऊंचाई पर या कितने नीचे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का एक आकलन किया जा रहा है बाकायदा मैप के ज़रिए। और ये कोशिश की जा रही है कि इससे पहले कि ये गुम हो जाए, इन्हें दबोच लिया जाए। तो टीम लगी हुई है और उम्मीद यही है
इन्हें पकड़ा जाना चाहिए, इन्हें इनके किए की सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है कम से कम इंसानियत के डिक्शनरी में माफ़ी के लायक तो कुछ है ही नहीं। तो इस वक्त एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी गई है। एनआईए की एक भारी भरकम टीम घाटी पहुंच चुकी है, जिसमें बड़े बड़े इस टीम में इंस्पेक्टर जनरल हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं और बाकी तमाम लोग हैं। इस टीम के अलावा वहाँ की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो अपना काम कर रही है, जो जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस है वो एनआईए की हेल्प कर रही है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी वो अपनी तरफ से इनपुट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और हर एक का इस वक्त बस एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है, पहलगाम के इन गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ कर उन्हें उनके किए की सज़ा देना। बेशक देर हो रही है, लेकिन ये पकड़े ज़रूर जाएंगे। और इस बीच भारत सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा रिश्ता पाकिस्तान से जुड़ रहा है। जो 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनका संबंध सीधे सीधे द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF से है, जो लश्कर तैयबा की ही एक शाखा है, और उसी लश्कर का चीफ हाफिज़ सईद है, वो भी वहीं छुपा हुआ है। मुंबई अटैक के सिलसिले में हमें उसकी तलाश है। तो इन सारी चीज़ों का पनाहगार पाकिस्तान है, और इसीलिए भारत सरकार ने पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें, जैसे एम्बेसी में अपने स्टाफ कम कर दिए, चौकियाँ बंद कर दी, ट्रेड तो अब वैसे भी नाम कर रहा है। इसके अलावा जो सिंधु नदी का वो पानी है उसको रोकने का फैसला किया गया है। जो पाकिस्तानी इंडिया में हैं, जब वीज़ा से आए हैं वैलिड, उनको वापस भेजने के लिए 48 घंटे का टाइम दिया गया है। ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि हर बार हमेशा इस हमले के बाद होता है। फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद हम लोग भूल जाते हैं। सिर्फ वही परिवार याद रखता है जिस परिवार के ऊपर ये बीती है। कई सारे लोगों का ये भी कहना था कि ऐसा क्यों, हम क्यों ना सीधे पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को ही ख़त्म कर लेंगे, किश्तों में ये बंद करना, वो करना, एम्बेसी से स्टाफ कम कर देना, क्या यही हाल है? तो उस पर असल में एक दिक्कत है। भारत पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान भारत के साथ पूरी तरीके से रिश्ते ख़त्म नहीं कर सकता। इसकी कई वजह हैं, लेकिन 2 से 3 सबसे अहम वजह। पहली वजह यह है कि हमारी भारत की सबसे लंबी जो सीमा है, बॉर्डर है, सरहद है, वो पाकिस्तान से लगती है। अब पाकिस्तान के साथ हमारी सरहद है बहुत लंबी, कई 100 किलोमीटर की। तो जिस पड़ोसी के साथ आपकी सरहद लगी है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उससे बातचीत बंद कर दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें डे टू डे बेसिस पे होती है कि आपको बात करनी पड़ेगी। तो बात करने के लिए तरीका क्या होता है? एक प्रॉपर चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल। इसलिए एम्बेसी होती है, इसलिए एम्बेसडर होते हैं, इसलिए दूतावास होता है। जैसे आज ही की खबर है कि एक BSF के हमारे जवान को पाकिस्तानी रेंजर ने पकड़ लिया, क्योंकि वो गलती से पाकिस्तान की सरहद में चला गया। अब दोनों सरहद के अफसरों के बीच में बातचीत हो रही है। अब ऐसे सोचिएगा, अगर बातचीत नहीं है, हर तरफ से रिश्ता खत्म है, तो फिर बातचीत आप कैसे करेंगे? तो हर बात, हर चीज़ के लिए छोटी छोटी आप जंग नहीं कर सकते। तो पहला मसला यही है कि इतना लंबा बॉर्डर है हमारा कि हमें बातचीत कभी ना कभी करनी पड़ती है। नंबर 2, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्री, परमाणु बम है दोनों के पास। तो ऐसे में बहुत सारे समझौते होते हैं, जिस समझौते के तहत ये भी है कि बातचीत का सिलसिला रहना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। तीसरा, यूनाइटेड नेशन के दोनों मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन के मेंबर होने के नाते भी बड़ी सारी मजबूरियां और बंदिशें और बेड़ियां होती हैं। वो बेड़ियां भी भारत के साथ हैं। तो यही वजह, आप ट्रेड ख़त्म कर सकते हैं, आप बाकी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, आर्ट, कल्चर, ट्रेड, जो भी है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप पूरी तरह से रिश्ता नहीं तोड़ सकते, और वही दिक्कत आती है हर बार। लेकिन सवाल ये है कि पहलगाम के बाद कितने दिन हम इसे याद रखेंगे, फिर भूलेंगे, फिर कुछ होगा तब हम जागेंगे। फाइनल इलाज क्या है इसका? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि लड़ाई, नफरत सब अपनी जगह, आम आदमी बेकसूरों का क्या मतलब होता है? जो हनीमून बनाने गए हैं उनका बेचारों का क्या आतंकवाद से लेना देना? जो हस्बैंड वाइफ न जाने कब से एक सपना देख रहे थे कश्मीर घूमना है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्लान बनाया, बुक किया, गए घूमने, उनका क्या कसूर?